Hey guys, welcome to Ashraj Academy. This is Vaibhav Singhania and today we are going to start our first topic of physics and that is vectors. ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने वाला हूँ वो आपके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट जो कोटा में आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, बिल्कुल एक कंपीटेंट नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स जो है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पूरी की पूरी 11th क्लास की मैकेनिक्स अगर आपको वेक्टर स्ट्रांग नहीं हुआ तो पूरी की पूरी आपकी मैकेनिक्स हिल जाएगी। तो इसीलिए वेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग आज वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पे ले जाता हूँ ताकि आपको फील आ सके कि वेक्टर क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक नई जो है टर्म डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से हमारा काम क्यों नहीं चल पा रहा था। देखिए, जब हम लोगों ने मेजरमेंट चालू किया, ठीक है, जब हम लोगों ने चीज़ों की काउंटिंग चालू करी तो मेजरमेंट हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से चालू किया। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं? देखिए, किसी भी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं, सपोज लेंथ की मैं बात करूं, लेंथ को हम लोगों ने इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कर दिया एक मीटर यूनिट्स में। ठीक है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे कि वो मीटर है। ठीक है, इसकी मदद से क्या हुआ, दुनिया की कोई भी लेंथ, कितना भी लेंथ हो दुनिया में, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इतना लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ आपके पास इस लेंथ का डबल है, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ बोल देता हूं मैं इसको। ठीक है, और स्टैंडर्ड लेंथ मैंने डिफाइन कर रखा है मीटर, तो वो 2 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से कोई लेंथ 2.2 मीटर भी हो सकता है, 2.3 मीटर भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोगों को हेल्प किया है। जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, वो हम लोगों को सारी जो है उस रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प किया। बस उसके आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देते हैं उस स्टैंडर्ड यूनिट के आगे। ठीक है, जैसे आपको पता है मास की स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता है केजी है। ठीक है, तो सपोज 2.5 केजी की बात करूं तो 2.5 केजी इंडिया में भी उतना ही सेंस क्रिएट करेगा जो कि आपका यूएसए में क्रिएट करेगा। 2.5 केजी, क्योंकि केजी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो उसका भार जो होगा वो इंडिया में भी उतना ही होगा जितना भार होगा उसका यूएसए में ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को फायदा हुआ स्टैंडर्ड यूनिट सेट करने में, और हम लोगों ने सारी चीजें मेजर करना चालू कर दिया उसके आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के। अब क्या हुआ, जब हम लोग इंफॉर्मेशन को पास कर रहे थे तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू लगाना इस स्टैंडर्ड यूनिट के आगे सफिशिएंट नहीं हुआ बहुत सारे केसेस में, राइट। बहुत सारे केसेस में ऐसा हम लोगों ने देखा कि जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू ने कंप्लीट नहीं की, किसी और चीज की जरूरत पड़ने लगी उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने में, और वो जो दूसरी चीज है जो इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही है वो पता चला हमें डायरेक्शन है, राइट। दिस मच ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, ठीक है, ये पता करना बहुत जरूरी हो गया उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक इनकम्प्लीट रह गई। जैसे मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहां से किसी इंसान ने अपनी जर्नी चालू की और 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया हो, ठीक है, 2 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया। अब आप बताइए कि उसकी फाइनल पोजीशन कहां पे होगी? उसकी फाइनल पोजीशन यहां पे भी हो सकती है 2 मीटर, उसकी फाइनल पोजीशन यहां पे भी हो सकती है 2 मीटर, उसकी फाइनल पोजीशन यहां पे भी हो सकती है 2 मीटर, उसकी फाइनल पोजीशन यहां पे भी हो सकती है 2 मीटर। कहीं पे भी तो वो डिस्प्लेस कर सकता है 2 मीटर। सेम एग्जांपल, अगर कोई मुंबई में रहता है, मान लेते हैं, ठीक है, सपोज मुंबई में कोई रहता है और मैं बोला कि वो 100 किलोमीटर डिस्प्लेस कर गया है मुंबई से, मैंने क्या बोला कि इट इज डिस्प्लेस 100 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। अब वो
कहाँ पहुंचा होगा, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन बताइए। मुंबई से वो इधर भी 100 किलोमीटर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर से 100 किलोमीटर जाएगा तो शायद वो पुणे की तरफ जा रहा हो, इधर जाएगा तो वो नागपुर की तरफ जा रहा हो, इधर जाएगा तो वो गुजरात में कहीं जा रहा हो। तो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर सफिशिएंट नहीं है उसकी फाइनल पोजीशन बताने में, राइट। हमें डायरेक्शन की भी मदद चाहिए होगी। अगर वो साउथ डायरेक्शन में मूव किया हो तो शायद पुणे की तरफ वो जा रहा हो, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया हो तो शायद नागपुर की तरफ जा रहा हो, वो अगर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया हो तो शायद वो अहमदाबाद की तरफ कहीं मूव कर रहा हो। तो ये बहुत जरूरी है डायरेक्शन बताना उस इंसान की 100 किलोमीटर के साथ साथ। इसीलिए डायरेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इंसान की पोजीशन शिफ्टिंग की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। इस इंसान की अगर मैं चेंज इन पोजीशन की इंफॉर्मेशन की बात करूं, चेंज इन पोजीशन, तो इस इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे 100 किलोमीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी होगी, वेदर इट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, किस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ है, ये बहुत जरूरी है, राइट। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए आपको, जैसे मैं वेक्टर्स की आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल की अगर मैं सबमरीन की बात करूं, ठीक है, आपकी नेशन की सबमरीन ये हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई एनिमी सबमरीन यहाँ पे बैठी हुई है नीचे आप लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर आप लोगों को एक के पास इंफॉर्मेशन है कि एनिमी सबमरीन 300 मीटर पे लोकेटेड है, तो क्या आप टॉर्पीडो लॉन्च करके इस एनिमी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि ये किस डायरेक्शन पे लोकेटेड है, आपकी सबमरीन की डायरेक्शन पे। हो सकता है ये इस डायरेक्शन पे लोकेटेड हो, अगर आप लोगों ने टॉर्पीडो इस डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया तो आपका टॉर्पीडो वेस्ट, आपका टॉर्पीडो इस डायरेक्शन में आप लोगों ने लॉन्च कर दिया तो आपका टॉर्पीडो वेस्ट। तो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन एनिमी सबमरीन की पता होनी चाहिए उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे आप गूगल मैप का यूज करते हैं, अगर गूगल मैप आप लोग को डायरेक्शन बताना बंद कर दे, वो सिर्फ बोले कि आपकी स्टार्टिंग लोकेशन से डेस्टिनेशन की जो लोकेशन है वो 100 किलोमीटर से आप चले जाइए, तो क्या आप जा सकते हैं? अगर वो ये ना बताए कि 10 मीटर्स के बाद आपको राइट टर्न लेना है, 15 मीटर्स के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर इधर मूव करना है, अगर आपको गूगल मैप ये बताना बंद कर दे तो क्या आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो गूगल मैप को यहाँ पे जैसे उसने बताया 10 मीटर के बाद राइट टर्न लेना है, ये भी बताना पड़ता है। 10 मीटर के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और देनी पड़ती है कि आप इस डायरेक्शन में मूव होते रहिए, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं, अगर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता कर पाए, राइट, अगर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता कर पाए तो हम लोग बीम्स और कॉलम्स की डिजाइनिंग में बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। सपोज फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आ रही है किसी कॉलम पे, और किसी कॉलम पे फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है, ठीक है, तो ये है टेंशन क्रिएट करेगा इस कॉलम पे, और ये है कंप्रेशन क्रिएट करेगा इस कॉलम पे, ठीक है। अगर जिस कॉलम पे टेंशन क्रिएट हो रहा है और उस कॉलम पे आपने कंक्रीट की जो है वो स्ट्रक्चर बना दिया, तो स्ट्रक्चर तुरंत फेल हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट जो है वो टेंशन नहीं ले सकता, ठीक है। और अगर आपको किसी कॉलम पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है और उस कॉलम पे आपने कोई वीक इन कंप्रेशन का कोई मटेरियल डाल दिया, तो डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन टेंशन है या कंप्रेशन निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, आपको ये पता करने के लिए उस स्ट्रक्चर की बिहेविंग प्रॉपरली हो जितने पीरियड के लिए वो डिजाइन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन को स्पेसिफाई किए बिना अधूरी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप वेक्टर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी which is incomplete without specifying its acting direction or the direction in which it is acting is known as vector quantity, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, आप लोगों को पता होंगी। वेक्टर्स क्वांटिटी बहुत सारी होती है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बताता हूं मैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
इसी तरह से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की बात करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उस क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने में, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का ही अगर मैं स्केलर वर्जन बोलूं तो वो डिस्टेंस है। वेलोसिटी का ही स्केलर वर्जन बोलूं तो मैं स्पीड है। करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैंने एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताया वेक्टर्स की फील दिलाने के लिए। मैं इतनी सारी बातें की आप लोगों को, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये सारे क्वांटिटीज वेक्टर्स क्यों हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बोलूं 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलरेट करेगा, ये किधर जाएगा, ठीक है। न्यूटन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट है, ठीक है, जिसमें फोर्स मेजर किया जाता है वो न्यूटन है। जैसे वेट की यूनिट या मास की यूनिट केजीज है, ठीक है। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, वैसी फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो न्यूटन से कंफ्यूज ना हो, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट पे, इस m मास के ब्लॉक में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बताइए किधर जाएगा। आप नहीं बता सकते, डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो अगर इस पे ये मान लो सरफेस है मेरी, हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे रखा हुआ है, अगर फोर्स का न्यूटन यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा हो ऐसे, तो डेफिनेटली ये कहीं नहीं जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टच करेंगे ग्राउंड के अगेंस्ट, वो कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन इस पे अगर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो ये इधर चलना चालू कर जाएगा, ठीक है। अगर इस पे इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो इधर चलना चालू कर जाएगा। इसीलिए फोर्स विदाउट डायरेक्शन जो है वो कंप्लीटली नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। फोर्स को डायरेक्शन के साथ ही लिखा जाता है। देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी, आप बताइए। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये आदमी 2 मीटर डिस्प्लेस कर गया है, ये आदमी 2 मीटर डिस्प्लेस कर गया है, तो इसकी फाइनल पोजीशन बताइए आप किधर होगी। तो आप लोग नहीं बता सकते अनटिल अनलेस आपको ये ना पता हो, ठीक है, कि ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, ये ए है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है। इस इंसान को ए से बी पॉइंट जाना है, तो ये हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करके ये इस बी पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। सपोज ये पाथ ए है, ये तो मैंने यूज कर लिया है, 1 बोल देता हूं। सपोज ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। अब आप देखिए, जब वो ए से बी गया होगा और फर्स्ट पाथ का मदद उसने लिया होगा, तो सपोज उसने d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। सेकंड पाथ ऑब्वियसली डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे उसने d2 डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, तो हो सकता है उसने यहाँ पे d3 डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो ए से बी डिस्प्लेस हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा एंड इट इज सिंगल टर्म, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक यूनिक क्वांटिटी होती है, वो वेरिएबल नहीं हो सकती, जिसको मैं डी वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर है, वो किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ होगा। जैसे यहाँ ए से बी जा रहा है तो मैं बी की तरफ एरो रखूंगा और वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो है वो डिस्प्लेसमेंट यूनिक होता है और डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं। एनी टू पॉइंट हैज अ वेरिएबल डिस्टेंस बिटवीन देम बट द डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज इन पोजीशन होता है एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दिस टू लाइन जॉइनिंग बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वेलोसिटी भी वही बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बताइए वो कुछ देर बाद कहाँ पहुंचेगा। तो जब तक आपको उस वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता होगी, उसकी रफ्तार की दिशा नहीं पता होगी, तब तक आप उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि वो कुछ देर बाद कहाँ पहुंचेगा। इसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो उसको हम लोग स्पीड बोलते थे। जिस रफ्तार से वो चल रहा है उसको हम लोग स्पीड बोल देते हैं। इन दोनों की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, स्टैंडर्ड यूनिट,
ठीक है, डिस्टेंस की भी मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है। फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होती है, मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, करंट की जो है स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर होती है, जिसको हम लोग कूलूम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलूम होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक वेक्टर्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वेक्टर्स दो चीजों से मिलके बना होता है, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर की, आप लोगों को पता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो वो एक बेसिक हिस्ट्री टाइप की, एक कहानी टाइप की हम लोगों ने सुनी वेक्टर्स के बारे में। अब हम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी तो बहुत सुन ली, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट एक एरो की मदद से किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, ये जो एरो होता है इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, मतलब दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो आपकी लाइन होती है और दूसरा एरो हेड होता है। ठीक है, अगर वेक्टर्स को एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और मैंने बताया एरो के पास दो चीज होती है, एक लाइन और एक एरो हेड। तो कोई भी आप एरो बनाइए, ठीक है, तीर आप लोगों ने देखा होगा कि तीर इस टाइप से ही दिखता है, तो इस चीज को हम लोग एरो हेड बोलते हैं। अरे बहुत चलाया बचपन में हम लोगों ने तीर। ठीक है, वही चीज है ये। ठीक है, इस चीज को हम लोग एरो हेड बोलते हैं, और ये चीज जो होती है इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। करेक्ट है क्या? इस चीज को हम लोग लाइन बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि मैंने एरो को तो बता दिया कि वो लाइन और एरो हेड की मदद से एक एरो डिस्क्राइब होता है। और अभी आप यहाँ से देखिए कि ये जो एरो है इसके पास लाइन और एरो हेड है, तो लाइन क्या डिनोट करता है और एरो हेड क्या डिनोट करता है वेक्टर का? लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिनोट करता है। ठीक है, और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, अब लाइन मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करेगा? जो लाइन की लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड बताती है वेक्टर की। ठीक है, और एरो हेड डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। ठीक है, अब लाइन की लेंथ आपके पास वेक्टर कैसे बताएगी वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जब भी मैं एक एरो बनाऊंगा तो एरो जो है एक सुटेबल स्केल से बनाया जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, एरो इज ड्रॉन विथ सुटेबल स्केल। ठीक है, एरो हमेशा एक सूटेबल स्केल से बनाया जाएगा। और किसी भी कंप्यूटेशन में जब मुझे 3-4 वेक्टर्स को ऐड करना है या किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसी भी वेक्टर का जब मैं कंप्यूटेशन करूंगा 2 या 3 वेक्टर का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटेशन होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तब पूरे के पूरे कंप्यूटेशन में हम लोग सेम स्केल यूज करेंगे। ऐसा नहीं किसी एक वेक्टर को हम किसी एक स्केल से बना रहे हैं और किसी दूसरे वेक्टर को हम लोग दूसरे स्केल से बना रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे वेक्टर्स को हम लोग सेम स्केल पे ड्रॉ करेंगे। अब ये स्केल क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, अगर मैंने स्केल ले लिया, सपोज मैं फोर्स वेक्टर पे डील कर रहा हूँ, मुझे 2 फोर्स वेक्टर को ऐड करना है। मैंने स्केल ले लिया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे 2 फोर्स वेक्टर को ऐड करना है। एक वेक्टर ए वेक्टर है जो 3 न्यूटन है, इसके साथ बी वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन आप लोगों को गिवन है। सपोज ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 3 न्यूटन का ए वेक्टर बनाना है, तो यहां से आप लोग देखिए इस स्केल का यूज करेंगे और ये 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे, और फिर इस स्केल का यूज करेंगे और 4 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे ये बी वेक्टर की। तो ऑटोमेटिकली ये 4 न्यूटन बताएगा और ये 3 न्यूटन बताएगा। इसकी डायरेक्शन पहले से गिवन थी। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर बन गया और इस डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर बन गया। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग स्केलर्स को जो वेरिएबल यूज करते थे वो नॉर्मली हम लोग इस तरह से यूज करते थे क्या? स्केलर्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बोलते थे ए बी सी, ऐसे वेरिएबल्स लेते थे स्केलर्स के लिए। लेकिन वेक्टर्स के लिए हम लोग जब अलग अलग वेरिएबल्स यूज करेंगे तो उस स्केलर का जो सिंबल लेते थे हम लोग, स्केलर के वेरिएबल का सिंबल, उसके ऊपर एक एरो बना देंगे।
ये वेक्टर्स का वेरिएबल होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिनोट करता है कोई ए वेक्टर, कोई बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर को अलग अलग वेरिएबल फॉर्म में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहां से लिख लीजिए, वेक्टर्स एज वेरिएबल्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर आप लोगों को बताने हैं, तो आप लोग स्केलर का जो सिंबल यूज करते थे उसके ऊपर बस एक एरो बना देंगे तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे ए वेक्टर बताना था तो ए वेक्टर के ऊपर मैंने ये तीर बना दिया, एक एरो बना दिया, तो वो ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो आप लोगों को स्केल वाली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि मैं पूरे के पूरे वेक्टर्स को सेम स्केल में लिखूंगा, ठीक है, अलग अलग स्केल में नहीं लिखूंगा अगर मेरे को जब भी वेक्टर्स का कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखा कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एरो इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, लाइन एंड एरो हेड, ठीक है। लाइन के बारे में हम लोगों ने सीखा, लाइन की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और लाइन की जो एरो हेड होती है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है। सपोज करते हैं कि कोई एक इंसान, ठीक है, कोई एक इंसान है जो 4 मीटर डिस्प्लेस कर गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। जब भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरह से गिवन हो तो आप इसको हमेशा समझेंगे नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, मेजरिंग फ्रॉम नॉर्थ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। मेजरिंग फ्रॉम नॉर्थ एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी इंसान ने 4 मीटर डिस्प्लेस किया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो मुझे वेक्टर्स किस तरह से बनाना है, देखिए मैं यहां से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना देता हूं। ये दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये थी, राइट। तो अब मुझे 4 मीटर का वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये स्केल से मैं ड्रॉ कर रहा हूं वेक्टर। तो मैं यहां से 4 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा नॉर्थ से 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। एंड सिंस इट हैज डिस्प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे इसको एक एरो हेड दे दूंगा, ये, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी वो आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टर बनाएंगे, ये एरो हेड इसकी डिस्प्लेसमेंट बता रही है कि ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहां से चलता हुआ इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हुआ है। ये इसकी इनिशियल लोकेशन ए थी और ये इसकी फाइनल लोकेशन बी है, ठीक है। और हमने स्केल की मदद से इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट रियल में बता दिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और 4 सेंटीमीटर का बना है तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पूरी बात थी वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। खत्म हो गया ये बात, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से खत्म होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है। इसके एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे इसके। अब हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। अब देखिए, कोई भी वेक्टर की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं। किसी भी वेक्टर को, ठीक है, कोई भी वेक्टर आप बना लीजिए, ठीक है। इस डायरेक्शन में सपोज मैंने एक ए वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही लेंथ होता है। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया इस वेक्टर का जो लेंथ होता है वो इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ये बात मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है। तो वेक्टर्स दो चीजों से मिलके बनता है, किस किस चीज से, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ से रिप्रेजेंट होती है और डायरेक्शन जो है वो एरो हेड से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आप देखिए, जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये बोलती है किसी भी वेक्टर को अगर आप उसकी लेंथ मेंटेन करते हुए पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, अगर इसकी लेंथ मेंटेन करते पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो ये दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है। ये वेक्टर भी ए वेक्टर है और ये वेक्टर भी ए वेक्टर है। ये कैसे सेम है हम लोग समझते हैं इस चीज को। देखिए, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, ये भी ए वेक्टर है। अब ये तीनों वेक्टर, ठीक है,
इसको फर्स्ट केस बोला, इसको सेकंड केस बोला और इसको थर्ड केस बोला। ये तीनों वेक्टर सेम क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लूं, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगेन दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अगेन दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये तीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने आप लोगों को बना दी। अब आप देखिए ये तीनों वेक्टर में मैंने इसकी लेंथ मेंटेन करी है, इसकी लेंथ कांस्टेंट है, मतलब जितनी लेंथ का ये वेक्टर है उतनी लेंथ का ये वेक्टर है, उतनी लेंथ का ये वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड इन तीनों वेक्टर्स का सेम है। बस अगर मैं प्रूफ कर दूं ये तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो फिर यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर सेम है, क्योंकि वेक्टर के पास सिर्फ दो ही चीज होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये सिंस ये पैरेलली शिफ्ट हुए हैं, ये तीनों के तीनों पैरेलली शिफ्ट हुए हैं, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सपोज एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कोई लाइन अगर थीटा मेंटेन कर रही है मतलब उसकी डायरेक्शन तो सेम ही हो गई। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं मेंटेनिंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ को मेंटेन करते हुए अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो मैंने कौन सी दो चीज सेम रखी, एक तो उसकी डायरेक्शन मैंने सेम रखी और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड सेम रखा, क्योंकि मैंने लेंथ कांस्टेंट रखी है। तो वो सारे वेक्टर्स सेम होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स को मैं सेम वेक्टर बोलूंगा क्योंकि मैंने इसकी दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंजर्व रखी, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका यूज होता है जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे ना, किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, जब हम उसकी बात करेंगे ना तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे वेक्टर्स को उठा के कभी टेल टू टेल रख रहे हैं, कभी हेड टू हेड रख रहे हैं। ठीक है, हेड टू हेड, टेल टू टेल क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। अब हम लोग एक तीसरा टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा या तो आप हेड टू हेड मेजर करेंगे या फिर आप टेल टू टेल मेजर करेंगे। अब ये क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, देखिए वेक्टर्स को आप लोगों को पता है एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसको इसको एरो हेड बोलते हैं और ये पूरा लाइन होता है। ठीक है, इसी वेक्टर में इस जो सबसे आखिरी पॉइंट होता है इसको हम लोग टेल बोलते हैं और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल कैसे मेजर होगा, या तो हेड टू हेड मेजर होगा या टेल टू टेल मेजर होगा। अब मैं आपको केसेस बताता हूं। सपोज ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, ए एक वेक्टर है जो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया था स्केलर्स के लिए तो मैं ए यूज करता हूं और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए के ऊपर एक तीर बना देता हूं। तीर मतलब एरो, राइट। ठीक है क्या? तो ये सपोज ए वेक्टर है और सपोज यहां पे कोई बी वेक्टर था इस तरह से, ऐसा कुछ बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे पूछ दिया कि बताइए दोनों का एंगल कितना होगा, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए भैया आप। तो मैं बोलूंगा यार ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो मुझे ये दोनों को पास लाना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को कैसे पास लाऊंगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी तो सेम रहनी है। ठीक है, ये वही वेक्टर रहेगा क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने में मुझे इसकी लेंथ मेंटेन रखूंगा और इसकी डायरेक्शन भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आप मैं क्या एक काम करता हूं, इस वेक्टर को ऐसे आगे ले आता हूं, ए वेक्टर को, तो इसको मैं ऐसे आगे लाया इस एक्सिस पे, तो ये यहां पे आ गया, ये बन गया ए नया वेक्टर। ठीक है, और इस वेक्टर की मैंने लेंथ भी वही रख दी जो कि पुराने वेक्टर की लेंथ थी, और डायरेक्शन भी वही रख दी क्योंकि मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है। ठीक है, बस इसको सीधा ले आया ऐसे आगे, एक यहां था उसको ऐसे मैंने सीधा आगे ले आया, तो उसकी डायरेक्शन तो मैंने चेंज करी नहीं, डायरेक्शन वही है। अब देखिए इस बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इस ए वेक्टर के टेल पे बैठा देता हूं। ठीक है, तो इस बी वेक्टर को मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया ऐसे इधर, और यहां से ये बी वेक्टर बन गया। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा नीचे खिसका दिया, ऐसे नीचे बोला कि जाओ नीचे, तो फिर ये एक्चुअल में बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बन गया ए वेक्टर और ये बन गया बी वेक्टर। ठीक है, तो देखा मैंने पैरेलली शिफ्टिंग का कितना अच्छे से इस्तेमाल किया। दो वेक्टर्स को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके मेंटेनिंग इट्स लेंथ एक दूसरे के टेल टू टेल पे टच करा दिया और बोला ये एंगल थीटा है। क्योंकि एंगल मेजरमेंट का दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो वो टेल टू टेल मेजर होते हैं या तो वो हेड टू हेड मेजर होते हैं।
ठीक है, तो मैंने दो वेक्टर्स को टेल टू टेल मिला दिया, ठीक है, तो ये और बोल दिया कि ये इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ ऐसा करता, इस बी को पैरेलली शिफ्ट करके, मैं इस बी को पैरेलली शिफ्ट करके इसके हेड पे बिठा देता यहाँ पे, ठीक है, ये बी पैरेलल है ये दोनों के, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर मैंने पैरेलल बनाए तो उसकी डायरेक्शन सेम हो गई कि ये दोनों की, और इसकी जो लेंथ थी जो कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वही लेंथ मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, तो ये वेक्टर भी आपका बी वेक्टर हो गया। अब बोलता कि ये एंगल इनके बीच का थीटा है, जो कि गलत हो जाता, ठीक है, मैं यहाँ पे कौन सा एंगल मेजर हो रहा है, हेड टू टेल, क्योंकि ये बी वेक्टर का टेल है और ए वेक्टर का हेड जाके मिल रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये हेड टू टेल मेजर हो गया, तो ये आप गलत मेजर कर दिए, ये एंगल नहीं होगा इनका, ठीक है, ये एंगल करेक्ट है, राइट। इसी को मैं क्या करता कि इसको यहाँ से नीचे ले जाके कुछ इस तरह से बिठा देता ए वेक्टर के हेड के ऊपर, ये सपोज मेरा ए वेक्टर है और यहाँ से मैं ऐसे करके बी वेक्टर ला देता, ठीक है, इसी बी वेक्टर को मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर दिया, ऐसे इसको मैं यहाँ से बोला कि चलो नीचे खिसको, और ये यहाँ से जैसे ही नीचे खिसका, ठीक है, तो ये इसका हेड यहाँ से, ये जो इसका हेड है, इसका हेड को मैंने इसके हेड के ऊपर बैठा दिया और बोला ये देखो ये हेड टू हेड मीट कर रहे हैं। अगर ये हेड टू हेड मीट कर रहे हैं तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्या एंगल मेजरमेंट का, जी हाँ, ये भी एंगल थीटा है, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर का एंगल मेजर करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने दो वेक्टर्स की जो बहुत सारी बातें जानी कि हम लोग वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी वेक्टर्स को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो उसका डायरेक्शन सेम रहता है, और अगर मैं उसका लेंथ भी मेंटेन कर लूं उसको पैरेलली शिफ्ट करते वक्त, तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी वेक्टर की मेंटेन कर ली, दैट इज इट्स लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन, देयरफॉर वो वेक्टर्स जो है वो सारे वेक्टर्स सेम रहेंगे। तीसरी, हम लोगों ने एंगल मेजर करना सीखा किसी भी वेक्टर का, या तो वो हेड टू हेड मेजर होगा या तो वो टेल टू टेल मेजर होगा, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स किन लॉ से होता है, ट्रायंगुलर लॉ के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीगॉन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा कि पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ दोनों ट्रायंगुलर लॉ से डराइव किया जा सकता है। तो बेसिक तो ट्रायंगुलर लॉ ही था, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ ट्रायंगुलर लॉ का एक एक्सटेंशन ही है, ठीक है। ये चीज हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, फिर उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बाद फिर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को जब भी लेक्चर्स आप वेक्टर्स के पढ़ेंगे, तो एक फील आएगी, एक फील डेवलप होगी कि वेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो बस एक आखिरी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग नहीं देते हैं और ये नहीं भी देता तो भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक फील के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन वेक्टर टेल टू टेल ही क्यों मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग हेड टू टेल मेजर क्यों नहीं करते, हेड टू टेल क्यों एक राइट ऑप्शन नहीं है मेजर करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। आपने इस पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या किए, आप 4 न्यूटन का फोर्स बहुत देर तक लगा रहे थे, पर कोई इंसान आया और वो बोलता है कि यार मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना बंद करूंगा, मैं एक नई डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो उसने एक नया फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, ठीक है, सेम 4 न्यूटन का। अब आप मुझे बताइए कि उसने कितना एंगल चेंज कर दिया पुराने वेक्टर से, वही तो इनके बीच का एंगल होगा, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो आप बोलेंगे कि पहले वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, अब वो घूम के ये थीटा चेंज कर गया, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में पहले वेक्टर लग रहा था वो घूम के अब यहाँ पे थीटा चेंज कर गया, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, फर्स्ट वेक्टर 4 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली, और सेकंड वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल थीटा आया था वो इनको टेल टू टेल अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, इस वेक्टर को मैं पैरेलली ऊपर शिफ्ट किया मेंटेनिंग इट्स लेंथ, ठीक है, और उसको मैंने यहां पे ऐसे रख दिया 4 न्यूटन, ये एंगल थीटा तब निकल के आता है। अगर आप इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे रखते, ठीक है, इस 4 न्यूटन को अगर आप इधर कहीं रखते यहां पे ऐसे, तो ये एंगल तो एक्चुअली पाई माइनस थीटा हो जाता,
ठीक है, तो ये एक फील आती है कि जो दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच का एंगल हमेशा टेल टू टेल ही मेजर होगा, क्योंकि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं क्योंकि क्यों टेल टू टेल मेजर किया गया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, राइट। तो यहाँ से बस एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी, जिससे आप लोगों को एक फील आ जाएगी कि क्यों टेल टू टेल मेजर होता है, हेड टू टेल मेजर क्यों नहीं होता दो वेक्टर्स के बीच के एंगल, राइट। तो इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा फिर से, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी डाउट बचे उसके बाद भी तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे मेल करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मेल, आई विल ऑल्सो शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर इन द मेल आईडी, राइट। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।